सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक नए सिलसिले की शुरुआत की है, लेजेंड्स द वर्ल्ड येट टू नो। फिर आप सोच रहे होंगे कि भाई लेजेंड्स तो ठीक है, लेकिन द वर्ल्ड येट टू नो ये क्या है? तो मैं आपको फिर से बताऊं कि जो लेजेंड्स हैं नामी गिरामी, जिनके बारे में हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उनकी तो अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो अपने आप में एक लेजेंड का दर्जा तो रखते हैं, लेकिन दुनिया वाले उन्हें महज इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि कभी उन्होंने अपने आप को लोगों के सामने एक्सपोज नहीं किया, कभी रिवील नहीं किया, और कभी अपनी बड़ाई में या इस तरह से लोगों से कनेक्शन बनाने में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे नजर रखते हैं, अपने मोटो पे नजर रखते हैं और समाज की सेवा किए जाते हैं, एजुकेशन की खिदमत करते हैं। तो इस तरह से ऐसे जो लोग होते हैं ये भी एक लेजेंड का ही दर्जा रखते हैं। और आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत है कि जो अपने आप में एक लेजेंड तो है, लेकिन इतने लो प्रोफाइल में रहते हैं कि देखकर पता ही नहीं चलता कि ये शख्स इतना अजीम है और इसने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जब तक कि उनके बारे में बताया न जाए। और ऐसे में ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों को लेकर आप लोगों के सामने आए। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही मेहमान बैठे हैं कि जिनकी शख्सियत के बारे में अगर हम कहने जाएं तो फिर अल्फाज थोड़े छोटे पड़ जाते हैं और फिर ये सोचना पड़ता है कि क्या कहें, क्या क्या कहें, कितना कहें, कैसे कहें। लेकिन कहना तो है और कहने के लिए हम आज बैठे हैं। तो आज जो हमारे मेहमान हैं ये हैं श्री रोहित बिहानी जी। इनका ताल्लुक शहर कलकत्ता से है और इनकी अगर मैं तारुफ की बात करूं, इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो फिर वही बात आती है कि अल्फाज छोटे पड़ने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से अपना बचपन गुजारा, फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज जो कि कलकत्ता का बहुत ही बड़ा और मशहूर कॉलेज है, वहां से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। फिर वहां से उन्होंने मैनचेस्टर स्कूल ऑफ बिजनेस से फिर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद गर्चे इनका जो फैमिली बिजनेस था वो तो बहुत ही आलीशान था, उससे जुड़े रहने के बावजूद फिर ये एजुकेशन की तरफ गए। और एजुकेशन हासिल करने के साथ साथ इनका जो सबसे बड़ा एक मकसद रहा, एक मोटो रहा कि देश के हर नागरिक को एजुकेटेड होना चाहिए और देश के हर नागरिक को एजुकेटेड करने के लिए जरूरी था कि ये लोगों तक जाते और अपनी उस एजुकेशन को फैलाते। इस तरह जाहिर सी बात है कि स्कूल और कॉलेजेस के जरिया तो इन्होंने एक सीबीएसई स्कूल का भी इनेकाद किया और फिर उसके बाद एक सिलसिला है तवील। तो मैं चाहूंगा कि मैं उनसे ही आपकी गुफ्तगू करवाऊं ताकि वो अपने बारे में बताएं कि उनकी शख्सियत के जो ये एंगल्स हैं, कहां कहां पे कैसे कैसे छुपे हुए हैं। इनकी शख्सियत में एक और भी बहुत ही बड़ा एंगल है, उसकी तरफ मैं बाद में आऊंगा। तो चलिए पहले मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं आज के मेहमान श्री रोहित बिहानी जी से। रोहित जी, आपकी ऑडियंस आपके सामने है। नमस्कार। आपने मुझे याद किया, यहाँ बिठाया, यही बहुत बड़ी बात है जी। ऐसी कोई विशेष काम मैंने नहीं किए हैं जिस रकम से आपने प्रस्तुत किया है। अलबत्ता हाँ, ये ज़रूर है कि काम के अलावा अन्य क्षेत्रों में जो थोड़ी बहुत रुचि रही है उसमें ज़रूर कुछ करने की कोशिश की है मैंने। आपने कितना किया है, कितना नहीं किया है, ये तो अभी लोगों के सामने आ जाएगा जब मैं अपने सवालात का सिलसिला शुरू करूंगा और आप उनके जवाब देंगे। तो रोहित जी, मैं आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले जो आपसे ये सवाल करूंगा वो ये कि बचपन तो आपका, मेरा ख्याल है कि आपकी पैदाइश कलकत्ते में हुई, जबकि आपकी जो ओरिजिन है वो राजस्थान है। हाँ, हमारा परिवार यूं तो राजस्थान से है, लेकिन लगभग 100 साल पहले ही मेरे परदादाजी यहाँ कलकत्ता आ गए थे और काम के सिलसिले में राजस्थान से कई मारवाड़ी परिवार कलकत्ता उन दिनों आए थे, उनमें से वे भी थे। अच्छा। और यहाँ पर फिर उनके बाद मेरे दादाजी ने व्यवसाय को बहुत आगे बढ़ाया लोहे के क्षेत्र में। आज टाटा स्टील के साथ हमारा परिवार 90 साल से जुड़ा हुआ है और वो उनके सबसे प्रमुख डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारा परिवार है, जो उन दिनों से अब तक वो काम कर रहा है और काम को काफी बढ़ा भी दिया है। मैं समझता हूँ कि ये जो टाटा स्टील के साथ आपके खानदान का जो जुड़ाव है, राब्ता है, ये तकरीबन 90 साल पुराना है। जी,
तो जाहिर सी बिल्कुल बात है कि मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल पारिवारिक लिहाज से देखे तो जरूर है, और अब उसकी चौथी पीढ़ी इस काम में जुड़ गई है। अच्छा। मेरा बेटा भी अब जो व्यवसाय में उतरेगा, लगभग ट्रेनिंग में है, वो भी इसी काम में रुचि ले रहा है। तो दिख रहा है कि आगे भी ये काम सिलसिला चालू सिलसिला रहेगा। चालू रहेगा। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि मुझे पता चला है कि अ, इस फैमिली बिजनेस से हट के फिर आप गए एजुकेशन की तरफ। जी तो जैसा कि मैंने कहा कि एजुकेशन को फैलाने का सबसे अच्छा ये साधन था कि आप स्कूल और कॉलेजेस की तामीर करते। इसके बारे में हमें कुछ बताइए कि ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया और कब आया? तो जैसा कहा मैंने, ये जो फैमिली बिजनेस है, यानी कि पिताजी तो कर ही रहे थे, फिर पढ़ाई के बाद मैं भी कुछ वर्षों तक इसमें था। जी। फिर मेरा एक छोटा भाई भी है, तो वो भी इसी जब कार्य में आया, उस वक्त मैंने तय किया कि नहीं, मुझे कुछ अलग अब हटके भी करना चाहिए। उस समय फिर मैंने एजुकेशन के तरफ सोचा कि क्यों ना स्कूल और मॉन्टेसरी स्कूल्स दोनों यहाँ पे चालू की जाएं। और फिर क्योंकि आप अगर एजुकेशन के क्षेत्र में भी देखेंगे तो एक जो पुराने ढर्रे के स्कूल जो पारंपरिक तरह से चल रहे थे, या जिन्हें हम कॉन्वेंट स्कूल्स कहते हैं, और कलकत्ते में काफी नामी गिरामी कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, जी। पर जिस समय मैंने इसकी शुरुआत की तब एक नए दौर के स्कूल्स में लोगों का रुझान बनने लगा था। काफी सारे इंटरनेशनल स्कूल्स बड़े शहरों में, बम्बई, दिल्ली, बैंगलोर में आने लगे थे, हालांकि कलकत्ते में उतने नहीं आए थे। तब उसी विचार से फिर मैं एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ा। तो इसकी शुरुआत कब हुई और कहाँ से आपने ये शुरुआत की? इस बात को हो गए लगभग 15 साल हो गए, और शुरुआत तो यहीं कलकत्ते की ही है। ये स्कूल जो है हमारा कलकत्ते में ही है। किस नाम से? बिहानी एकेडमी के नाम से ही है। और जो मॉन्टेसरी स्कूल्स हैं वो मॉर्निंग ब्लॉसम बोल के एक चेन है, उस नाम से चल रहे हैं। तो गोया आप एक चेन ऑफ स्कूल चला रहे हैं? जी, और बिहानी एकेडमी के जूनियर स्कूल भी हैं उसी के, क्योंकि बड़ा स्कूल शहर से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर है, लेकिन शहर में क्योंकि छोटे बच्चों को लोग ज्यादा दूर नहीं भेजना पसंद करते, तो जूनियर और जिसे हम प्री प्राइमरी स्कूल्स या मॉन्टेसरी स्कूल्स कहते हैं, वो कलकत्ते शहर में। तो ये जो आपने एजुकेशन का जो रास्ता तैयार किया है, इसमें आपकी जो चेन ऑफ स्कूल है, तो इसमें कहीं पे सोसाइटी के जो निचले दर्जे के लोग हैं उनके बच्चों की भी थोड़ी जगह बनाई गई है, या कि ये एलिट क्लास लोगों के लिए? मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एलीट क्लास के लिए है। ये लगभग हर किस्म के लोग इसमें आ सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई स्कूल में यहाँ कोई फीस बहुत आउट ऑफ रीच वाली बात नहीं है। हाँ, एकदम जिनकी कम अफोर्डेबिलिटी है शायद उनके लिए नहीं होगी, पर काफी अफोर्डेबल है, क्योंकि जिस एरिया में, जोका एरिया में है ये स्कूल, और आसपास के जो परिवार वहाँ अपने बच्चों को इस स्कूल में भर्ती कर रहे हैं, वेल टू डू है। हाँ, रिलेटिवली वेल टू डू फैमिलीज के रहते हैं। तो वो बट सबसे बड़ा इनको अन्य स्कूलों के कंपैरिजन में जो बेनिफिट मैं कहूँगा जो मिलता है, वो ये कि एक अच्छी खुली जगह, एक अच्छे खुले वातावरण में, क्योंकि सिटी बहुत कंजेस्टेड होते जा रहे हैं, तो वहाँ हमारे पास 6 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है, जिसमें हर रकम की सुविधा है। पढ़ाई के अलावा आजकल सब चाहते हैं कि उन्हें और क्या फैसिलिटीज मिलती है, तो उसमें तो ये जो आपका ये जो स्कूल है, चेन ऑफ स्कूल है, तो इसमें किसी तरह की गवर्नमेंट एफिलिएशन है या कम्प्लीटली प्राइवेट है? स्कूल प्राइवेट है, लेकिन सीबीएसई एफिलिएटेड है, और लोअर नर्सरी से लेकर ये क्लास 12 तक चल रही है। जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने कहा कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इनकी बातों से ही ये साबित हो गया कि इन्होंने क्या कुछ नहीं किया और क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो इनकी शख्सियत का एक पहलू है, लेकिन एक ऐसा पहलू है कि जो इनके इस एजुकेशनल और पारिवारिक जो बिजनेस है उससे भी परे हटकर है। और मेरी जो इनसे मुलाकात हुई तो उसी पहलू के तहत हुई, क्योंकि अभी हालिया इन्होंने एक प्रोग्राम करवाया था जश्न मौसीकी के नाम से कलकत्ते के बंगाल रोइंग क्लब में। इंतहाई आलीशान प्रोग्राम था और इसमें हिंदुस्तान भर के जाने माने फनकार आए थे। और ये जो प्रोग्राम था 3 रोज का, इसमें ये कल्चर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन था, एक उसमें इतने रंग डाले थे इन्होंने कि भाई उसमें, जैसे कि मैं अगर कलाकारों की बात करूं तो मैथिली जी भी आई थी,
समीर साहब भी आए थे, तलत अजीज साहब थे, फौजिया अख्तर थी दास्तान गोई के लिए। फिर उसके बाद एक सिंगर थी, शायद हरगुन उनका नाम था, हरगुन कौर जी। हरगुन कौर, जिन्होंने खास तौर से तलत महमूद जी के गीतों को भी पेश किया। एक और थी। फिर चूंकि इनका ताल्लुक राजस्थान से है, तो इन्होंने राजस्थान की सरजमीन को भी नहीं छोड़ा। वहां से भुट्टा ब्रदर्स, भुट्टे खान बड़े मशहूर हैं वो, राजस्थानी फोक मांगणियार हैं वहां से। जी जी, वो भी मौजूद थे। तो गोया एक बहुत ही रंगारंग प्रोग्राम, जिसमें वो तमाम के तमाम प्रोग्राम हमारी तहजीब, हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं। ये भी इनका ही काम है, और एक ऐसा काम कि जिसके लिए भाई मैं तो, जब मुझे पता चला तो मैं तो बिल्कुल अमेज़्ड रह गया, हैरत ज़दा रह गया कि संगीत से इनकी रुचि बहुत ज़्यादा है, संगीत से जुड़े हुए हैं। और अभी हाल फिलहाल इन्होंने रफ़ी साहब पे भी 3 प्रोग्राम किए थे। और हालांकि मैं कलकत्ते से हूँ, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं उस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सका। लेकिन उसके बावजूद ये एक म्यूजिक के बहुत बड़े, आप कह लीजिए कि कलेक्टर हैं। कलेक्टर इन द सेंस कि इन्होंने तकरीबन 7,000 से भी ज्यादा गीतों को कैसेट्स, सीडीज, डीवीडीज और रिकॉर्ड के माध्यम से अपने घर की शान बना रखा है। ये एक ऐसा कलेक्शन है कि जो बहुत ही कम लोगों के पास हिंदुस्तान में मौजूद है, और उनमें से एक हमारे रोहित बिहानी जी हैं। ये जो कलेक्शन का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो जाहिर सी बात है कि इतनी सारी चीजों को कलेक्ट करना, इसमें तो बरसों लग गए। जी, बरसों लग गए जी, और बड़ी मेहनत भी होती है जी, क्योंकि ये शौक मेरा भी रह चुका है, बल्कि है। तो मैं समझ सकता हूँ कि एक एक नगमे को, एक एक गीत को, एक एक रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए हम लोग कैसी कैसी मुशक्कतें करते थे। जी, सिर्फ पता चलता था कि ये कलकत्ता में ये रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन फला शहर में है। बिल्कुल, तो चलो साहब वहां का सफर करेंगे, वहां जाके बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि उस जमाने में मैं जब किसी दूसरे शहर में जाता था, तो रहने का इंतजाम करने के बाद सबसे पहला काम जो करता था, मार्केट जाता था और वहां की म्यूजिक शॉप में देखता था कि कुछ ऐसी रेयर चीजें नजर आ जाएं जो उस वक्त हमारे शहर में नहीं है, और फिर मैं उन्हें कलेक्ट करता था। तो मैं समझ सकता हूं कि एक कलेक्टर का जो शौक होता है, या जो उनकी मोहब्बत होती है संगीत से, वो तो उसे भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और हमारे वही जी वो कारनामा कर रहे हैं। तो ये जो आपने कलेक्शन रखा है, ये कहाँ रखा है? नहीं, रखा तो हमारे घर पे ही है, पर वही है कि जैसे जैसे कलेक्शन बढ़ता चला गया, तो उसकी भी व्यवस्था अलग से करती रहनी पड़ी। कई दफा इधर से उधर करके रखना पड़ा। पर मैं आपको इसकी थोड़ी भूमिका में ले जाके ये मैं उसी तरफ बताना चाहूंगा कि किस तरह इस रूप में तब्दील हुआ। और जैसा आपने बताया, शौक तो संगीत का सभी रखते हैं, और बचपन से मुझे भी था। हालांकि जिस परिवेश में मैं रहता था, वहां संगीत ना तो बजता था, ना कोई सुनने का और साधन था। तो आप यूं समझ लीजिए कि जो थोड़ा बहुत मुझे सुनने को मिलता था, वो शहर के लाउड स्पीकर्स पर बजता हुआ, या अगर मैं कहीं सफर कर रहा हूं तो वहां सुनने का मौका लगता था। एंड हर जन की तरह उस जमाने की बात बता रहा हूँ, अर्ली 80s की। तब जो गाने पसंद आते थे हम लिख लेते थे, नोट करते थे, और फिर जब एक अच्छी खासी लिस्ट बन जाती थी, तब उसे बाजार में जाकर अपने हिसाब से रिकॉर्ड कराते थे, कैसेट्स बनवाते थे। तो ये जर्नी शुरू तो वहीं से हुई, और कई सारे कलेक्शन कैसेट्स के बन गए। फिर उन कलेक्शंस को अपने हिसाब से ग्रुप करते चले गए। कई सारे कैसेट्स में अगर लता जी के गाने थे, तो एक लता जी का कैसेट अलग से बना लिया, ताकि उस फ्लेवर को, उस मूड से सुना जा सके। तो इस रकम से गीतों को सजाने का कार्यक्रम तो शायद मेरा शुरू से ही रहा है। फिर ऐसा भी, जैसा आपने जिक्र किया कि होता ही है कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको मिलता नहीं है, और ऐसे करते करते मेरी भी एक अच्छी खासी लंबी सूची बन गई, जो मुझे कहीं उपलब्ध ही नहीं हो रही थी। तो उन दिनों किसी ने मुझे बताया कि कोलकाता में एक बहुत बड़े म्यूजिक के कलेक्टर हैं, विनोद जी सौंथलिया कहकर, जिनके पास लगभग जो कहीं नहीं मिलता है, उनके पास जरूर मिल जाएगा। तो मैं उनसे बात करके गया मिलने, और उन्हें वो लिस्ट दी गीतों की जो मैं ढूंढ रहा था। सबसे पहले तो उन्हें ही हैरानी हुई कि
आप इस किस्म के गाने ढूंढ क्यों रहे हैं, क्योंकि जनरली उनके पास लोग पॉपुलर गाने रिकॉर्ड करवाने आया करते थे। ये अनहर्ड ऑफ रेयर गाने कोई ढूंढते हुए पहुंचता नहीं था। अब जब मैंने उन्हें अपनी कहानी बताई तब वो काफी इम्प्रेस्ड हुए और फिर मेरी उनसे काफी घनिष्ठता बढ़ गई कि मैं कुछ रेयर की तरफ शायद काफी शुरुआती बरसों में ही चला गया था। अच्छा। और काफी सारे गीतों से परिचय मेरा उन्होंने भी करवाया कि जब वो देखे कि मुझे रुचि है इसमें जी। और फिर सोर्स करने में भी उन्होंने काफी मदद की कि आप जो ढूंढ रहे हैं आप शायद इस कलेक्शन में जाके ले सकते हैं। हम उनके साथ जैसे रोड में एचएमवी के फैक्ट्री में जाते थे, वहां से कुछ निकल आता था तो वो लेके आते उनका एक ताल्लुक था कंपाइलर की हैसियत से वहां जी, क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज थी। हाँ। तो एचएमवी और सारेगामा कंपनी भी जब कोई कंपाइलेशन करना चाहती थी तो उनसे ओपिनियन लेती थी। न केवल ओपिनियन, कई बार अगर कोई लिस्ट तैयार हो जाती थी तो एचएमवी के आर्काइव्स में भी वो गाने नहीं मिलते थे, फिर वो अपने रिकॉर्ड से वो गाने उन्हें निकाल के देते थे। और यूं जाके काफी सारे कंपाइलेशंस जो उन दिनों सारेगामा ने निकाले उसमें आपको नीचे उनका नाम भी मिलेगा। और उनकी बदौलत मैं समझता हूँ कोलकाता के बहुत सारे लिसनर्स, कोलकाता क्यों विश्व के बहुत सारे लिसनर्स के पास वो कलेक्शंस पहुंचे। तो एक उनका बहुत बड़ा हाथ रहा इस कलेक्शन को आगे बढ़ाने में। और उन्होंने तब उन दिनों कहा था कि ये आज इकट्ठा कर लीजिए, बाद में ये आपको मिलने भी नहीं वाले हैं। सही बात। और बात बिल्कुल सही भी है। आज आप देखिए मार्केट्स में सीडीज, वीसीडीज, डीवीडीज सब लुप्त हो गए हैं और डिजिटल मीडिया में है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा डिजिटल मीडिया में क्योंकि ओनली पॉपुलर में है तो लोगों को पता नहीं है कि और क्या मिल सकता है जो अगर आपके पास फिजिकल रहता तो शायद आप ज्यादा बेहतर सुन पाते हैं। तो ये जो आपका कलेक्शन है इसमें अब संगीत के तो बहुत सारे जॉनराज हैं, तो आपके पास आपने फोकस ज्यादा किस जॉनरा पे? फिल्म म्यूजिक, हिंदी फिल्म म्यूजिक पे ही ज्यादा रहा। तो फिल्म म्यूजिक में जो हमारे आर्टिस्ट हैं जी, तो वे सबों के हैं या कि किसी खास? नहीं, सबके हैं। हाँ, क्योंकि मुझे लगभग सब 50, 60, 70s के गाने तो बहुत पसंद हैं ही, लेकिन जब कोई कलेक्शन करता है तो वो दायरा अपने आप एक्सपैंड होता चला जाता है। एंड क्योंकि एसेंशियली मैं खुद 80s और 90s के दौर को ज्यादा बिलोंग करता हूँ तो उस समय का संगीत भी पूरा है। ज्यादा परेशानी है 50s के पहले के संगीत को कलेक्ट करना, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन भी बहुत कम है, नॉलेज तो ना के बराबर है। तो बहुत कम गिने चुने लोग बचे हैं जो शायद आपको सही दिशा दे सकते हैं कि अगर आपको उस दौर में कुछ सुनना है तो क्या सुनना चाहिए। स्पेशली 45 से 50 का जो दौर रहा 5 साल का, तो उस वक्त की चीजों का पाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल हो गया। 5 साल में भी बहुत अच्छा संगीत हमारे पास आया जी, और वो एक टर्निंग पॉइंट था म्यूजिक का जी। 45 के बाद वो एक म्यूजिक का भी एक टर्निंग पॉइंट था। उस वक्त प्लेबैक सिंगिंग के भी अंदाज बदल रहे बिल्कुल, उनकी पसंद बदल रही थी। तो वो मैं समझता हूँ कि संगीत के क्षेत्र में वो एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट रहा। और फिर उसके बाद 50 के बाद जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो 50, 60 वो तो बिल्कुल सुनहरा दौर हमसे कह सकते हैं। बिल्कुल गोल्डन एरा के बाद जो 10 साल थे जिसे वो कह लीजिए कि गोल्डन एरा ऑफ मेलोडी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप ये बात मानते हैं कि रफ्ता रफ्ता 70 के बाद स्पेशली 80s से 90s का जो दौर रहा उसमें संगीत में कुछ हद तक गिरावट आनी शुरू हो गई क्वालिटी? काफी हद तक। तो आपके ख्याल में क्या रीजन हो सकता है? लिरिक्स सबसे अहम कारण लिरिक्स रहा है, क्योंकि म्यूजिक केवल प्रगति ही कर रहा है दशक दशक बढ़कर। आप आज भी अगर मैं कहूँ तो म्यूजिक के लिहाज में कहीं भी कमी नहीं है, गायकी के लिहाज में भी कोई विशेष कमी नहीं है। आज भी हम अगर टीवी शोज देखते हैं इंडियन आइडल वगैरह तो इसमें एक से एक बढ़कर सिंगर्स निकल कर आ रहे हैं, लेकिन आपके मन में ठहरने वाले गीत नहीं बन रहे और उसका कारण है शब्द, उसके लिरिक्स। जी, शब्द में इतनी मिलावट और गिरावट दोनों आ गई है। बिल्कुल तो, सही असेसमेंट है। हाँ, क्योंकि अभी हिंदी प्योर भाषा की अगर बात करते हैं, हिंदी और उर्दू को मैं एक ही मानता हूं इसमें। जब गीतों की बात करते हैं तो वो मिलकर ही आते हैं। लेकिन इन दिनों
पिछले एक दशक की बात करें तो अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको एक प्योर हिंदी सॉन्ग ढूंढ निकालना बड़ा मुश्किल रहेगा। उसमें आपको कहीं ना कहीं या तो पंजाबी के शब्द या अंग्रेजी के शब्द मिलके ही आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह हो गई। फॉर्मेट जो होता है एक्चुअली वो जाकर देखा जाए तो वो उर्दू पे जाके टिक जाता है, क्योंकि उर्दू और हिंदी का जो कविता और शायरी का पैटर्न है उसमें काफी फर्क है। बिल्कुल, क्योंकि उर्दू में जिस तरह से औजान है, बहर है, मीटर है, रिदम है, ये हिंदी में नहीं मिलता। हिंदी में हमें ख्याल बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं जी, लेकिन वो इतने खूबसूरत ख्याल को भी अगर हम रिदम में लाना चाहें या गीतों में लाना चाहें तो बड़ी मुश्किल होती है। तो पहले कई, अगर मैं महान गीतकारों की बात करूं जैसे साहिर साहब हुए, जी, तो वो गीत पहले लिख के देते थे और उनके गीतों पर म्यूजिक बनाया जाता था। उनकी तो कंडीशन होती उनकी ये कंडीशन रहती थी कि मैं अपने शब्द नहीं चेंज करूंगा, प्लस मैं धुनों पे लिख के नहीं दूंगा। बिल्कुल। लेकिन आमतौर से पाया गया है कि कंपोजर्स अपनी धुन तैयार कर देता है, मीटर दे देता है और कहता है कि अब आप इसके ऊपर अपने बोल दो, तो आउटपुट सेम नहीं मिल सकता। जाहिर सी बात है, ख्याल में वो फर्क आ जाता है, वो फर्क आ जाता है। शायर जिस मकाम पे पहुंच के उस कलाम को लिख रहा है उसकी तो धुन बनाई जा सकती है, लेकिन धुन पे मिल गया तो फिर शायर बन जाता है ना कि फिर वो उसी धुन पे उसको अपने अल्फाज को, अपने शब्दों को पुट करना है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं क्योंकि लिरिक्स का स्तर नीचे उतरा है और फिर हमने देखा कि वापस 90s में एक रिवाइवल का दौर आया, जब वापस गीत सही लिखे जाने लगे थोड़े, तो एक अच्छा दशक बीता 90s का, जब हमने एक अपसाइड देखा, तो उस लिहाज से के बाद फिर एक ऐसा दौर आया था, लेकिन वो बहुत ही थोड़े वक्तों का दौर था कि जिस वक्त लगा कि संगीत फिर से नई सांस देना शुरू कर रहा है। बिल्कुल। और उस वक्त समीर साहब आए, नदीम श्रवण आए, ये जो एक रहा इन लोगों की जोड़ी या ट्रायो कह लीजिए, बिल्कुल, तो उस वक्त बड़े ही पॉपुलर और बहुत ही दिल को लुभाने वाले वो संगीत हमारे, क्योंकि आप सिंगर्स के लिहाज से भी अगर कहें तो आप पूरे म्यूजिक जर्नी ऑफ बॉलीवुड को दो भाग में कर सकते हैं, बिफोर किशोर कुमार एंड आफ्टर किशोर कुमार। क्योंकि जैसा आपने बताया, पोस्ट इंडिपेंडेंस नए उभरते कलाकार जो आए, जिनमें ये सभी थे, शायद चाहे वो तलत महमूद जी हों या मुकेश जी हों, रफी साहब, किशोर कुमार, फीमेल वॉइसेस में गीता दत्त जी, शमशाद बेगम, लता मंगेशकर, आशा भोसले। रफी साहब जल्दी चले गए 1980 में और 87 तक किशोर कुमार की आवाज हमें सुनने को मिली। उसके बाद एक टोटल शिफ्ट हो गया गायकी के अंदाज में, जब कुमार सानू, उदित नारायण जी, अलका याग्निक जी, अनुराधा पौडवाल जी, ये आवाजें आई। तो आप एक रकम से देखिए, पूरी की पूरी, जैसे 49 साल को हम एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं हिंदी सिनेमा में साउंड ट्रैक एंड म्यूजिक के लिहाज से, जब शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी बरसात के साथ आए, वैसे ही 1990 में नदीम श्रवण जी, समीर साहब और कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल, और वो एक नया वेव चालू हुआ उस किस्म के गीतों का, और वो एक अच्छा लंबा दौर एंजॉय किया। बातें हम लोग कर रहे हैं संगीत की, म्यूजिक की, गायकों की, शायरों की, और इस बात का मुझे यकीन है कि हमारी गुफ्तगू को आप लोग भी पसंद कर रहे होंगे। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर थोड़ी सांस लेकर फिर से हाजिर होते हैं आपके सामने। तो थोड़ी देर का एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर हम लोग हाजिर हैं और बातें वही संगीत की, म्यूजिक की और रोहित जी के अपने सफर की। तो रोहित जी, फिर ये अब जो हम लोग बातें कर रहे थे म्यूजिक की, तो इसमें ये तो फैक्ट है कि 90s के बाद जो एक दौर रहा, हालांकि यूं कह लीजिए कि 90 के बाद जो दौर शुरू हुआ संगीत का, उसमें हालांकि उस वक्त हमारे पास में कुमार सानू आ गए थे, अनुराधा जी आ गई थी, अलका जी आ गई थी, इधर समीर जी थे, उधर आनंद मिलिंद जी थे, और इस तरह के लोग आए। लेकिन उस वक्त यह भी हुआ कि उस वक्त जो संगीत का जो रंग बदला, तो उसे एक्सेप्ट करने में भी लोगों को थोड़ा सा वक्त लगा। बहुत ज्यादा तो वक्त नहीं लगा, ज्यादा वक्त नहीं लगा, हाँ, थोड़ा सा वक्त लगा। और क्यों देखिए तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी फिर भी काम कर रहे थे, हाँ। गीतकारों में आनंद बख्शी साहब, मजरू साहब, ये भी गीत लिख रहे थे। तो ब्लेंड होता चला गया, ये दोनों काम मैं कहूंगा एक रकम से ब्लेंड होता चला गया। लता जी, आशा जी
पूरी तरह गा रही थीं। तो एक जो वापस मैं कहूँगा जो एक चेंज आया वो प्रोबेबली अर्ली 2000s में आया, जब लेट 90s में रहमान साहब के स्टाइल ऑफ म्यूजिक करेक्ट का एंट्री हुआ, एंड देन अनदर न्यू वेव ऑफ सिंगर्स केम विथ श्रेया घोषाल एंड सुनिधि चौहान, सोनू निगम जो अर्ली 90s में शायद उतने नहीं थे, वो 2000s में। और उसकी वजह ये रही ना कि वो मतलब लोगों का दिमाग भी, मिजाज भी वैसा बन चुका था। तो उसके बाद वो एक्सेप्टेंस जो है वो लोगों के लिए आसान हो गई। जी बिल्कुल। तो ये अभी एट प्रेजेंट जी आप कैसा पाते हैं म्यूजिक को? एट प्रेजेंट मैं म्यूजिक, इस दौर के म्यूजिक को कम समझ पाता हूँ। जैसा मैंने कहा, मेरे लिए लिरिक्स बहुत जरूरी है। अगर शब्द मुझे दिल से नहीं छूते हैं तो मैं उससे अपने अंदर नहीं ठहरा पाता हूँ। तो अभी भी मैं शायद वो पुराने गीतों के दौर में अटका हुआ हूँ, शब्दों की तलाश में। बिल्कुल। अभी भी आप मानिए, मुझे रोज कुछ दिन छोड़ के कोई ना कोई एक नया पुराना गीत मिलता है। क्या बात कहा आपने। हाँ, एक नया पुराना गीत मिलता है, मतलब आप समझ गए होंगे। गोया ये जो पुराने गीतों का जो अपना नशा है, अपना रंग है, और इसमें जो एक लुत्फ और चाशनी है, ये वक्त गुजरता गया, दिन गुजरते गए, नया संगीत सामने आया, लेकिन इन गीतों की चाशनी वो अपनी जगह बरकरार रही। और जैसा कि आप जानते हैं कि रोहित जी ने बताया कि इनका जो फोकस रहता है वो शब्दों पे रहता है, क्योंकि कोई भी कवि या गीतकार या शायर अपने कलाम को जब लिखता है तो फिर उसके बाद वो पहले हमें कलाम ही मुतासिर करते हैं। आप पुराने शायरों को भी ले लीजिएगा तो ऐसे ऐसे कलाम आपके सामने आएंगे, ऐसी ऐसी कविताएं आपके सामने जिसमें कोई संगीत नहीं है, कोई कंपोजिशन नहीं है, कोई साज नहीं बजा, लेकिन महज वो कलाम आपको मुतासिर कर देते हैं। कभी आपकी आंखों में आंसू ले आते हैं, कभी आपके चेहरे पे खुशियों का रंग ले आते हैं। और फिर जब ऐसे कलाम को कंपोजिशन का रूप दिया जाता है, उसमें खूबसूरत सी आवाज़ डाल दी जाती है, तो फिर एक ऐसा गीत बन जाता है कि जो अमर हो जाता है, अगर उसमें एक बहुत खूबसूरत सी आवाज़ भी शामिल हो जाए। आवाज़ों का जिक्र निकला तो हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे नामी गिरामी सिंगर गुजरे हैं, तो उनमें आपकी ज़ाती पसंद मेल में कौन हुए और फीमेल में कौन हुए? तो ये थोड़ा बदला है वक्त के साथ। अगर मैं फिर बचपन की तरफ जाऊं तो जो शुरुआती गाने मुझे पसंद आए, और क्योंकि माय अर्ली चाइल्डहुड वाज ऑफ द 70s और वो दौर राजेश खन्ना और किशोर कुमार का था, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, मेरे सुनने का जरिया वो था जो बाहर बजता था और मेरे कान में गिरते थे। तो स्वाभाविक रूप से मुझे शुरुआती दौर में किशोर कुमार के गाने बहुत पसंद आते थे, राजेश खन्ना के गाने, अमिताभ बच्चन के गाने, किशोर कुमार के उन दिनों देव साहब के भी गाने बहुत बजते थे, तो वो भी मुझे बहुत पसंद आते थे। और फीमेल वॉइस में नेचुरली लता मंगेशकर जी की आवाज अल्टीमेट वॉइस ऑफ इंडिया है, तो वो पसंद आना ही था। लेकिन और अगर आप उन्हीं गीतों के म्यूजिक कंपोजर्स और सॉन्ग राइटर्स की बात करें तो शायद वो गाने ज्यादा करके R.D. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी या फिर लिखे हुए आनंद बख्शी साहब के और मजरू साहब के थे। लेकिन जैसे जैसे मेरी नॉलेज या यूं कहूं मेरी लिसनिंग एबिलिटी इम्प्रूव होने लगी, तो फिर मैं थोड़ा और मैच्योर सॉन्ग्स की तरफ बढ़ा, और तब मुझे S.D. बर्मन के कॉम्पोजिशंस या फिर साहिर लुधियानवी के लिखे गीत ज्यादा लुभाने लगे। और वॉइसेस में ग्रेजुअली आई थिंक आई मैच्योर्ड टू लाइकिंग रफी साहब। सो आज अगर आप मुझसे पूछते हैं मेरा फेवरेट सिंगर कौन है, तो वो रफी साहब होंगे। और आपने तो इस बात का सबूत भी दिया अपने पिछले दिनों जो प्रोग्राम्स किए रफी साहब के हवाले से। हम कई बरसों से कुछ ना कुछ इस टाइप के प्रोग्राम्स करते आए हैं, और ज्यादा करके किसी भी आर्टिस्ट पर हम एक ही प्रस्तुति करते हैं। और पिछले साल हमने वैसे ही रफी साहब की जन्म शताब्दी पर एक कमेमोरेटिव म्यूजिकल प्रोग्राम किया, लेकिन वो प्रोग्राम करने के बाद मन नहीं भरा, तो फिर हमने उसका एक सेकंड एपिसोड भी निकाला और फिर उसका एक थर्ड भी किया। उसके बाद भी मन नहीं भरा? मन नहीं भरता है, मन ना हमारा नहीं, केवल मेरे ख्याल से ऑडियंस का भी मन नहीं भरता है कि वो भी तैयार हैं कि एक और एपिसोड हो जाए। पीछे जो खजाना छोड़ा है ना,
उसे सिर्फ 3 प्रोग्राम में या 30 प्रोग्राम में कवर किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। और रोहित भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही अभी कि जब मेरी मैच्योरिटी बढ़ी तो फिर मैंने रफ़ी साहब की आवाज़ को पसंद करना शुरू किया। आप लोगों को याद होगा कि अभिजीत भट्टाचार्य ने भी यही बात कही थी। हालांकि वो किशोर कुमार जी के गाने गाते हैं, फिर अचानक वो रफ़ी साहब की तरफ आए और रफ़ी साहब के गीतों को लेकर उन्होंने बाकायदा अपना एक एल्बम भी पब्लिश किया। तो उनसे भी यही सवाल किया गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब मैंने सुनना शुरू किया था तो किशोरदा मुझे बहुत अच्छे लगते थे और वही मेरी समझ में आते थे, लेकिन जैसे जैसे मेरी गायकी की मैच्योरिटी बढ़ी और मैंने संगीत को ज़्यादा समझना शुरू किया तो फिर मैं रफ़ी साहब पे जाकर अटक गया। तो ये बहुत ही कैंडिड ये एतराफ़ भी है और ये भी सही है कि वक्त के साथ लोगों की पसंद बदलती है, जीने के ढंग बदलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन फिर भी एक जो आपकी अल्टीमेट पसंद होती है वो तो अपनी जगह पे कायम रहती है। ये और बात है कि उसके साथ साथ और भी कई पसंदें जुड़ती वो जाती जुड़ती हैं, जाती बिल्कुल, और होना भी लेकिन वो जो चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे इन्होंने कहा कि लता मंगेशकर जी, अब लता मंगेशकर जी के बारे में कहें तो वो तो हमारे देश की अल्टीमेट फीमेल, उनको हम नाइटिंगेल कहें, सुर कोकिला कहें, मलका तरन्नुम कहें, तो क्या है कि लता जी एक ऐसा नशा है कि वो नशा इस जन्म में तो नहीं उतर सकता। ये और बात है कि उस नशे में साथ साथ और भी कुछ नशा बिल्कुल शामिल हो जाए, बिल्कुल। लेकिन वो नशा अपनी जगह पर रहेगा। और कुछ ऐसा ही हाल हमारे जो भी प्लेबैक सिंगर्स हैं खास तौर से उनमें रफ़ी साहब का है। तो हमारी इस गुफ्तगू से आप लोगों को ये तो अंदाजा हो गया होगा कि रोहित बिहानी जी संगीत से भी कितना ज्यादा जुड़े हुए हैं और संगीत पे कितनी इनकी गहरी नजर है। प्लस जो पसंद है इनकी वो भी एक ऐसी पसंद है जो आम शख्स की नहीं हो सकती। जो संगीत का जानकार होता है, जिसे एक रुचि होती है, जिसका एक लगाव होता है म्यूजिक से, इतनी गहरी बातों को वही कह भी सकता है और उसका इजहार भी कर सकता है। तो और थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हुए मैं आपसे एक थोड़ा सा इररिलेवेंट सवाल ये करना चाहूंगा कि अभी फिलहाल जो 16, 17, 18, 3 दिन जो जश्न मौसीकी कलकत्ते में हुआ, मैं उसके ब्रोशर वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बंगाल रोइंग क्लब से आपकी वाबस्तगी किस तरह से है? संगीत में मेरी रुचि पहले से है, ये कोलकाता के काफी लोग जानते हैं और मेरे कलेक्शन के बारे में भी कई लोगों को पहले से जानकारी थी, तो नेचुरल सी बात है कि कई लोग जुड़ते चले गए। और फिर 2009 की बात आपको बताता हूँ, तब हमारे कुछ संगीत प्रेमी मित्रों ने मिलकर तय किया कि हमें एक आपस में मिलकर कुछ एक म्यूजिकल प्रेजेंटेशन करना चाहिए शहर में, और कोई कमर्शियल नहीं होगा, वो हम अपने शौक से करेंगे। थीम क्या करें इस पर चर्चा हुई, तो ज्यादा दिमाग को जोर नहीं देना पड़ा। सबने, जैसे आपने कहा, सबकी पसंद, तो हमने कहा कि चलिए, और वो साल लता जी का 80th बर्थ ईयर भी था, तो हमने कहा कि चलिए लता जी को ही एक ट्रिब्यूट शो देते हैं। तो वो पहला शो था जो मैंने प्रस्तुत किया, जिसे मैंने सजाया, रूपरेखा दी और हमारे मित्रों ने मिलकर गाया। पब्लिक ने, सबने बहुत पसंद किया, तो उन्होंने कहा कि इस किस्म के शोज करते रहिए, और हमने फिर तय किया कि चलो साल में 1 शो या 2 शो इस किस्म के हम मिलके करेंगे। ये बात की खबर बंगाल रोइंग क्लब में जो उस वक्त की मैनेजमेंट थी उनके पास भी गई, और उस समय वहां पर वो एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे थे जो म्यूजिक कंपोजर्स को ट्रिब्यूट देने वाला था। और उनका पहला सब्जेक्ट उस साल था ट्रिब्यूट टू ओपी नैयर। तो उस समय उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आप हमारे साथ इस शो में जुड़िए, और इसकी रूपरेखा सजाकर कैसे करना है, क्या किया जाए। तो उस वक्त उनके साथ एक जुड़ाव हुआ और वो प्रोग्राम क्लब में प्रस्तुत किया गया, जो बहुत बढ़िया रहा। इस प्रोग्राम के बाद उन्होंने मुझे अपनी कमेटी का हिस्सा बना लिया, और फिर हमने हर साल एक पूरी श्रृंखला पूरी की क्लब में, ट्रिब्यूट टू म्यूजिक कंपोजर्स, जिसमें उसके अगले साल हमने सलील चौधरी जी पर एक म्यूजिकल प्रेजेंटेशन किया। आगे जाकर कल्याण जी, आनंद जी, फिर R.D. बर्मन, शंकर जयकिशन, ऐसे एक पूरी सीरीज कई सारे म्यूजिक कंपोजर्स पे हमने वहां पूरी की। फिर और दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया, जो मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट था, जो लता जी को एक ट्रिब्यूट दिया हमने, तो उसके बाद हमने और भी 2-4 इस किस्म के ट्रिब्यूट शोज मदन मोहन जी पर और किशोर कुमार पर, वो भी अपनी तरफ चालू था।
फिर मेरे जहन में आया कि गीतों का असली ट्रिब्यूट तो इसके सॉन्ग राइटर्स को ही जाता है। बहुत अच्छा ख्याल। तो हमने एक नई श्रृंखला शुरू की जिसमें हम सेंटेनरी बर्थ सेलिब्रेशन ऑफ ऑल सॉन्ग राइटर्स किए। हमने 5 साल पहले कैफी आजमी जी से शुरू किया, तो फिर दास्तान कैफी की, फिर रूह मजरू किया, उसके बाद जश्न साहिर, हसरत की रुमानियत, कविराज शैलेंद्र, एक एक सॉन्ग राइटर को लेकर। और जब भी इस किस्म का एक शो हम प्रस्तुत करने जा रहे होते थे तो सवाल ये आता था लोगों का कि इनके इतने गाने हैं, तो मैं यही कहता था कि आप जानते नहीं हैं जो गाने आप सुन रहे हैं वो किनके हैं, क्योंकि आप वो गानों को केवल उनके सिंगर्स या एक्टर्स से याद रखते हैं, या एक कदम आगे भी बढ़ जाऊं तो म्यूजिक कंपोजर। ये अगर देखा जाए तो बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि मैंने भी जब इस तरफ देखा कि अगर आप किसी गाने के बारे में जानकारी लेते हैं, इवन जब आप गूगल पे भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको फिल्म का नाम मिलता है, म्यूजिक डायरेक्टर का नाम मिलता है, सिंगर का नाम मिलता है, लेकिन उसे क्रिएट किसने किया, लिरिसिस्ट कौन है, बहुत कम गाने ऐसे हैं जिनके बारे में गूगल में आपको ये बताया जाता है कि इस गाने की लिरिक्स राइटर ये है। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम जिन्होंने राइटर्स और लिरिसिस्ट के हवाले से किया, तो ये भी अपने आप में बहुत खूबसूरत कदम था, बल्कि यूं समझ लीजिए कि मेरी नजर में हकदार को आपने उनका हक दिया। बिल्कुल, और ये श्रृंखला मैं आगे भी चालू रखना चाहता हूँ, क्योंकि इस कड़ी में अभी और भी कई गीतकार हैं जिन्हें हमें इस किस्म से ट्रिब्यूट देना है। और पिछले कुछ वर्षों में फिर जो पॉपुलर साइड की अगर बात करूं तो हमने बर्थ सेंटेनरीज पर एक पूरी सीरीज चालू रखी है, जिसमें हमने दिलीप कुमार साहब, देव साहब, राज कपूर, गुरुदत्त, इन सब पर एक एक ट्रिब्यूट शो प्रस्तुत किया है कलकत्ते में। कलकत्ते के बाहर जो आप शोज, इतने सारे शोज के बारे में आपने बताया, तो इसका दरमियानी वक्फा क्या होता है, इंटरवल क्या होता है एक से दूसरे प्रोग्राम का? 3 से 4 महीने के, 3 से 4 साल में ऐसे हम लगभग 4 प्रोग्राम। एक इमेज जो आ रही है लोगों के सामने, स्पेशली मेरे सामने भी, कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजर। बिल्कुल। तो आप ये जो प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजर, तो ये इसके पीछे कोई आपका बैनर, कोई ऐसा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम कुछ यहीं कलकत्ता के रहने वाले मित्र हैं जो मिलकर ये करते हैं। तो आप लोगों का अपना एक सर्कल होगा ना? जी बिल्कुल, एक सर्कल है, लेकिन हमने उस संगठन को कोई इस रकम से कोई नाम वैसे नहीं दिया हुआ है। एक तो कैसे करते हैं कि मतलब कोई प्रोग्राम आपने लिया, फिर अपने सारे मेंबर्स को जमा करते हैं कि यार ये प्रोग्राम करना है? बिल्कुल उसी रकम से करते हैं, सबकी सुविधा देखते हैं, क्योंकि सब अपने अपने व्यवसाय में हैं। कि इतने प्रोफेशनल लेवल के प्रोग्राम ये करते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, अगर मेरे पास वो क्लिप्स आए तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इतने हाईली प्रोफेशनल लेवल के प्रोग्राम जो करते हैं, ये महज अपनी मोहब्बत और अपने शौक में करते हैं। उसका लेवल इतना अच्छा होता है कि मैं समझता हूं कि बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजर के शो को देखने के बाद भी उसमें कुछ कमियां, कुछ चीज बातें नजर आती हैं, लेकिन रोहित जी के प्रोग्राम्स को देखने के बाद में आप कमियां तलाश करते रहें किसी भी एंगल से। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो स्टेज पे आर्टिस्ट हैं, मैं उनकी परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। एवरीथिंग, वो मेहमानों को रिसीव करना है, या उनकी देखभाल करनी है, या आर्टिस्टों का ख्याल रखना है, या प्रेजेंटेशन की बात आए, डेकोरेशन की बात आए, एवरीथिंग एक अपर क्लास की। तो ये भी एक, मैं समझता हूं कि हालांकि कलकत्ता में म्यूजिकल जो ऑर्गेनाइजर हैं, कई एक बड़े नाम हैं, रोशन घोष हैं, नारायण रॉय हैं, और इस तरह के लोग हैं, लेकिन आपका जो मैंने अंदाज देखा बहुत ही डिफरेंट देखा, एंड जो सबसे खास बात लगी कि देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन बिटवीन द ऑडियंस एंड ऑर्गेनाइजर एंड जो आर्टिस्ट हैं वो। तो ये जो कनेक्शन बेसिकली क्या होता है कि ऑर्गेनाइजर के साथ ऑडियंस कनेक्ट नहीं होती है, वो बस ऑडियंस जो है वो आती है और अपने आर्टिस्टों के साथ वो देखती है, उनके साथ कनेक्ट उनका होता है जब तक कि प्रोग्राम चले। लेकिन किसी ऑर्गेनाइजर के साथ किसी ऑडियंस का कनेक्शन होना, कि वो उनकी सराहना करे, कोई प्रोग्राम की सराहना करना एक और बात है, लेकिन ऑर्गेनाइजर की सराहना करना तो दूसरी बात होगी। तो इस मामले में मैं समझता हूं कि ये ऊपर वाले का करम भी है और ये लोगों की मोहब्बतें हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा है। जो ये कामयाबी इनकी जो है ना, हर प्रोग्राम के बाद दूसरा प्रोग्राम इस तरह से कामयाब होता है कि जैसा कि इन्होंने कहा, इतने बड़े लेवल के प्रोग्राम 3-4 महीने के इंटरवल पे फिर दूसरा प्रोग्राम कर देना, ये मजाक की बात तो नहीं। तो यहाँ पे एक चीज मैं जो जानना चाहूंगा, थोड़ा सा ये
मुझे लगता है कि रिलेवेंट भी है, रिलेवेंट भी है कि ये जो फंडिंग आपकी होती है तो आपस की ओन कलेक्शन होती है, किसी तरह की कोई स्पॉन्सरशिप या इस तरह? नहीं, हमने कभी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लिया और ये मैं अपने स्तर पर ही करता हूँ। क्या बात है। अब इस बात के लिए मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जहाँ पे आप बैठे हैं वहां पे तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि आजकल एक छोटा सा प्रोग्राम भी होता है तो लोग स्पॉन्सर की तलाश में होते हैं। लेकिन ये भी बड़ी खूबसूरत बात है कि महज अपने शौक को जिला देते हुए और अपने जैसे कुछ और संगीत के प्रस्तारों को साथ लेकर देखने वालों के लिए इतने खूबसूरत प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। तो अगला कौन सा आपका है इस क्षेत्र में, आपका जो अगला टारगेट है वो? कोई तारीख तो तय किया हुआ नहीं है, लेकिन इस साल जो 3 अहम नाम जिन पर मेरी इच्छा है कि हम कुछ प्रस्तुत करें, अभी 2-4 रोज आगे ही ओपी नैयर साहब की जन्म शताब्दी जी का दिन था, जी। तो एक नैयर साहब पर कुछ करने का मन है। इसके बाद एक हिडन जेम म्यूजिक कंपोजर जिसे हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का कहेंगे, रवि जी, क्या बात, उनके गीतों को लेकर जरूर कुछ करने का इरादा है जी। और एक यूं समझिए दोबारा रफी साहब की आवाज काफी हद तक सुनने को आएगी, वो है जॉनी वॉकर जी पर। क्या बात, इन तीनों पर इस साल कुछ करने का इरादा है। जॉनी और वॉकर, गुरुदत्त जी पर हम वैसे पहले कर चुके हैं, लेकिन हालांकि इस साल उनकी भी जन्म शताब्दी है तो उस शो को शायद हम दोबारा भी प्रस्तुत करें। क्या बात है। लेकिन ये अभी आपने कहा रवि जी के बारे में कि एक हिडन जेम, बिल्कुल, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो हिडन जेम है, मुझे तो लगता है कि बहुत ही चमकते दमकते वो जेम है। चमकते दमकते तो जरूर हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया उनको किसी ने प्रमोट नहीं किया। उनके गीतों के बारे में उनके वो बात वही हो गई कि जब हम कहेंगे कि लोग कहेंगे अच्छा ये गाना रवि जी का था, ये जाहिर तौर से सब लोगों को नहीं मालूम। लेकिन मुझे लगता है कि रवि जी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने कैरियर के दौरान जिस तरह की कंपोजिशंस बनाई बहुत ही यूनिक टाइप की थी, और रफी साहब के साथ तकरीबन कहते हैं कि 250 के आसपास के मौसीकारों ने, जिसमें नए, गुमनाम, पुराने, ये सारे शामिल थे जिन्होंने रफी साहब की आवाज को लेकर काम किया। लेकिन रवि साहब की जो कंपोजिशन होती थी, मैंने देखा कि उस अपनी कंपोजिशन में वो जिस तरह से आपने बात की जॉनी वॉकर साहब की, तो जॉनी वॉकर साहब के लिए जब रफी साहब गाते थे तो उनकी आवाज का अंदाज अलग जॉनी वॉकर टाइप का हो जाता था। उसी तरह से रवि साहब की कंपोजिशन में मैंने एक बात नोटिस किया कि रफी साहब की आवाज का जिस तरह का इस्तेमाल, जिस टेक्सचर का इस्तेमाल रवि साहब ने किया, वो कमाल है। बिल्कुल, चाहे वो 14वीं का चांद कमाल है, क्योंकि उसके मुकाबले में अगर हम दूसरे बड़े दिग्गज हमारे जो संगीतकार हैं उनकी हम कंपोजिशंस की बात करें तो भी मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि वहां पे रवि साहब कहीं पे हमें हल्के नजर नहीं आते, और ऐसे दर्जनों गीत हैं जो हम एग्जाम्पल के तौर पर उनकी हम पेश कर सकते हैं। बिल्कुल, कंपोजिशन से हटके रफी साहब की गायकी, रफी साहब की आवाज का इस्तेमाल, बहुत सारे ऐसे गीत हैं। लेकिन चूंकि आज हम गीतों पे बात नहीं कर रहे हैं, लिहाजा इस विषय में फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन आपने ये जो सोचा है जॉनी वॉकर जी पे, जॉनी वॉकर के लिए भी रफी साहब ने 155 गीत गाए, नॉट अ जोक, जहाँ पे वो शम्मी कपूर और इस तरह के बड़े सितारों के लिए इतने सारे गीत गा रहे थे, वहां पे जॉनी वॉकर जी के लिए भी उन्होंने 155 गीत गाए। मेरा ख्याल है ये आंकड़ा इससे ज्यादा है, ये आंकड़ा, ये इस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जावेद भाई कि ये फिगर्स हमें मिलते हैं विकिपीडिया और इन सब के माध्यम से, एंड दैट इज ऑलवेज नॉट द फैक्ट। क्योंकि जैसे कि अभी मैंने 155 की बात कही, लेकिन मैंने आपसे शायद एक दफा जब आपसे हमारी फोन पे बात हुई थी, मैंने आपको 209 कहा। बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त जो मेरे पास में, जो मेरी रिसर्च के मुताबिक जो गाने थे वो 209 गाने थे, बल्कि यहां तक लिखा गया था कि ये लोग बहुत कम जानते हैं कि रफी साहब ने सबसे ज्यादा जो नगमे गाए वो जॉनी वॉकर जी के लिए गाए हैं। ये भी क्योंकि हो सकता है उनमें से कुछ नगमे उतने पॉपुलर नहीं हुए, वो कहीं ना कहीं खो गए हैं। लेकिन इस बात को स्वयं रफी साहब के बेटे ने कंफर्म किया है कि उन्होंने ज्यादा गाने जॉनी वॉकर के लिए गाए हैं। बल्कि आज ही मैंने एक एपिसोड नासिर भाई को भेजा है जॉनी वॉकर जी पे बनाया हुआ जी, कि जिसमें जॉनी वॉकर साहब की भी, चूंकि उनको भी अंदाजा हो गया था कि जिस तरह से शम्मी कपूर जी को रफी साहब के बारे में था, या राज कपूर जी को मुकेश जी के बारे में था कि उनकी आवाज उन पे सूट करती है, तो वैसे ही बहुत सारे कामयाब गानों के बाद जॉनी वॉकर साहब को भी ये गुमान हो गया था कि रफी साहब की आवाज मुझ पे बहुत सूट करती है। तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि एस टी बर्मन की एक धुन
वो चाहते थे मन्ना डे से रिकॉर्ड करवाना, और ये वजिद थे कि भाई ये तो रफी साहब गाएंगे, लेकिन फिर भी बरमंदा नहीं झुके। वो गाना था किसने चिलवन से मारा। लेकिन उस गाने के बारे में मैंने देखा, जब मैंने उसको खंगाला तो देखा कि उसे अदा करने में भी शायद जॉनी वॉकर साहब उतने कंफर्टेबल नहीं थे जितने कि रफी साहब के अदा के गाए हुए गीतों में होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है, और आप लोगों की नेक तमन्नाएं चाहिए होंगी कि ऐसे प्रोग्राम के लिए आपकी नेक तमन्नाएं रोहित भाई को मिले। संगीत के सफर पे हम लोग रवां दवां हैं, इसमें कोई ऐसी बात जो आप खास तौर से हमारी ऑडियंस के सामने रखना चाहते हैं? तो मैंने अभी हाल में एक संगीत से रिलेटेड वॉल्यूम पर काम कंप्लीट किया है जी। काफ़ी वॉल्यूमनस काम जिसे मैं कहूँगा हो गया। ये शुरुआत मैंने इसकी की थी कोविड के साल में जी, और इरादा तो यही था कि कोविड के महीनों में ही इसे ख़त्म कर दूंगा। कहीं उस किताब की बात तो नहीं कर रहे हैं आप? कौन से वाले की? आप हजार गानों जी, वाली? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये राज मैं खोलने वाला था थोड़ी देर बाद, लेकिन चलिए अब ये जिक्र आ गया है तो चलिए इनकी शख्सियत का एक और पहलू वो आपके सामने आने जा रहा है, और इस बारे में खुद हमारे रोहित भाई बताएंगे। तो क्योंकि इतने म्यूजिकल प्रोग्राम्स मैं कर चुका था तब तक, और इतने सारे आर्टिस्ट के गाने और कौन से पॉपुलर गाने हैं उसकी कई रकम की सूचियां बनी हुई थी। फिर एक कोविड का दौर आया जब हम अपने घरों में एक रकम से बंद हो गए थे। काम के प्रति इतना वक्त नहीं देना पड़ता था, और काम का सदुपयोग, वक्त का सदुपयोग भी करना था। तो मुझे लगा कि इसे क्यों ना म्यूजिक के ही फील्ड में कुछ किया जाए इसमें। तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी सूची बनाई जाए जो लोकप्रिय गीतों की सूची हो, और एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बने जिसमें पूरे बॉलीवुड के हिंदी सिनेमा के दौर को कवर कर लिया जाए जी। और इरादा बस इतना ही था कि ये सूची बनेगी और उसका थोड़ा बहुत जिक्र करके मैं इसे समेट दूंगा। फिर एक कदम बात आगे बढ़ गई कि इस सूची का क्या उपयोग, क्या लाभ। ये इस किस्म की सूची सब अपने तरह से बना सकते हैं और सबका नजरिया बनाने का अलग रहेगा। तो इसकी उपयोगिता क्या होगी? तब मैंने सोचा कि चलो इसके साथ इस सूची के जो गाने हैं उनका और डिटेल्ड ब्यौरा दिया जाए, खास करके उसके शब्दों का, क्योंकि आमतौर से ये शब्द जो हम इंटरनेट से निकालते हैं ढूंढकर, उसमें मैंने बहुत सी त्रुटियां पाई है। वो गानों में वो शब्द गलत छप के वो देते हैं, अधूरे देते हैं, पूरे भी नहीं होते। तो मैंने ये देखा कि चलो इसे भी पूरा किया जाए। इसे एक और पग आगे जब ले जाने का सोचा, तब लगा कि मान लीजिए कोई डुएट गाना है या कोई और गाना है जिसमें कई सारी वॉइसेस हैं, तो इस पूरे गाने को अगर मैं सिर्फ देख कर पढ़ूं तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि कौन सा भाग किसने गाया। करेक्ट। तो उसकी भी पूरी स्कैनिंग करी कि इस गाने का ये अंश इस आवाज में है और ये अंश इस आवाज में है। इस तरह से गानों की सूची बन गई, उस गानों का पूरा डिटेल निकल आया। लेकिन इससे भी उस गाने की पूरी उपयोगिता नहीं सिद्ध होती है, क्योंकि उस गाने की और जानकारी अधूरी है। अगर मुझे या मेरे जैसे किसी और को उस गीत को किसी प्रोग्राम में या किसी एक कॉम्बिनेशन में बांधना हो तो उसकी जानकारी इसमें अभी भी मिसिंग थी। तब मैंने इसमें इसके फिल्म्स और इसके म्यूजिक कंपोजर्स, सॉन्ग राइटर्स, सिंगर्स और सिंगर्स के साथ फिल्म पर पर्दे पर ये गाना किसके ऊपर पिक्चराइज्ड है उसकी जानकारी भी निकाल के इसके साथ दी। इसकी उपयोगिता मैं कहूँगा फिर भी अधूरी है, क्योंकि ये सिर्फ बताना कि वो कौन से गाने मैंने छांटे हैं काफ़ी नहीं है, क्योंकि लोगों के टेस्ट्स में फ़र्क हो सकता है। इसलिए अगर मैं किसी फिल्म का एक गाना चूज करता हूं तो उस फिल्म के दूसरे गीतों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मसलन अगर मैंने इस पुस्तक में आराधना फिल्म से मेरे सपनों की रानी गाना रखा है या फिर रूप तेरा मस्ताना गाना रखा है, तो ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि कोरा कागज था ये मन मेरा या गुनगुना रहे हैं भंवरे भी
अपने दौर में क्या आज भी उतने ही कामयाब गीत हैं। तो मैंने उस हर फिल्म के बाकी सब गानों का भी ब्यौरा उसमें डाला और क्यों ये गाने चूज किए गए हैं और इस फिल्म में क्या खासियत है इसके विषय में भी जानकारी दी। साथ में अपने कई सारे हिंदी फिल्म के गाने जो क्लासिकल राग्स पर आधारित हैं उन रागों की भी जानकारी इस गाने के साथ जोड़कर दी और पूरे कंपाइलेशन को ईयर वाइज छांट के तय किया और उस साल में क्या खूबियां थी और क्या कौन से सितारे उस साल ज्यादा चमके और किनका कंट्रीब्यूशन उस साल ज्यादा अहमियत रखा उसका हर चैप्टर के पहले में एक और कहानी दी है। तो अगर आप इसे क्रमबद्ध पढ़ेंगे तब आपको किस दौर से कैसे हर साल गुजरता हुआ बढ़ता गया और कौन से नाम जो कभी चमकते थे धीरे धीरे पीछे हटे और फिर कौन से नाम आगे बढ़े और क्या गीतों ने हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट किया, ये पूरी कहानी आपको मिलती है। तो ये 1931 से लेकर यानी कि पहली टॉकीज से लेकर और क्योंकि 2020 कोविड का वर्ष था तो मैंने 2019 तक के गाने इसमें इंक्लूड किए हैं। ओके, लेकिन ये जो काम आप कर रहे हैं ये तो एक तरह से बहुत ज्यादा हेक्टिक भी है, बहुत ही ज्यादा इसमें रिसर्च भी शामिल है। बिल्कुल, और बहुत ही टाइम टेकिंग, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग। जैसा मैंने आपको बताया, मैं सोचा था कि इसे शायद मैं 6 महीने या 1 साल में कंप्लीट कर लूंगा, मुझे 5 साल लग गए। और ठीक है, बीच में थोड़ा मुझे गैप भी मैंने दिया, काम पर फुल टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी और कई जगह मैं अटका क्योंकि हर तरह की जानकारी मेरे पास उपलब्ध ही नहीं थी। तो बहुत लोगों से मिलकर बात करके इंफॉर्मेशन निकाला। गीतों में मैंने हर गीत की पूरी से पूरी जानकारी इकट्ठा करके दी है। किसी भी गीत के आप जानते होंगे ऐसे कई गाने हैं जिसके मल्टीपल वर्जन्स बने, एक गाने के 2, 3, 4 वर्जन्स भी बने। तो इस पुस्तक में मैंने हर वर्जन को इंक्लूड किया है और उसमें क्या वेरिएशन के साथ वो आया। कई गाने ऐसे भी हैं जिसके अतिरिक्त अंतरे भी थे जो छूट गए या नहीं लिए गए, उनकी भी जानकारी लेके डाली है। तो एक रकम से ये कंप्लीट है हर लिहाज से। इसके बियॉन्ड मेरे समझ में उस गाने के बारे में कोई जानकारी बाकी नहीं होनी। तो जिन गीतों को आपने इसमें चुना है अपनी किताब के लिए, कितने हैं तादाद में वो? 1111। 1111 पुस्तक का नाम ही रखा है मैंने आपके शो की ही तरह, एक नाम है इसका 1111 हिंदी फिल्म सॉन्ग्स एवरी म्यूजिक लवर शुड नो। क्या बात, वाह। तो ये जो किताब है ये कब तक आ रही है लोगों के हाथों में? मैं समझता हूँ अगले 2 महीने में ये प्रिंट होकर आ जाएगी। क्या बात, वाह। क्योंकि जब मैं ये कहता हूँ एवरी म्यूजिक लवर शुड नो, ये सवाल मुझसे, क्योंकि मैं म्यूजिक से थोड़ा जुड़ा रहा हूँ, तो लोग ये सवाल अक्सर पूछते हैं कि ये सब गाने आपने कब कहाँ कैसे सुन लिए। तो आई हैव बीन थैंकफुल एंड फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसे लोग मिले जो मुझे सही वक्त पर सही गानों से परिचय करवाते चले गए, लेकिन हर जन को शायद यह नहीं मिलेगा। और ये सवाल सबके मन में रहता ही है आजकल की पीढ़ी में, खास करके कि अगर आप इतनी पुराने गानों की बार बार तारीफ करते हैं तो हमें पता कैसे रहे कि हमें सुनना क्या है। कौन बताएगा कि ये गाने अगर आप सुनेंगे तब आप जानेंगे कि हमारी पुरानी गानों की हेरिटेज क्या है। तो ये पुस्तक ये काम ये जो है करेगी। ये जो किताब आपकी आ रही है, जिस तरीके से आपने जो इसकी डिटेल्स बताई है, तो ये महज पैशन रखने से ये काम नहीं हो सकता। इस काम के लिए ऑब्सेशन चाहिए, वो जुनून चाहिए। और मैं तो बस यही सोच रहा हूं जब से कि इतने सारे काम रोहित जी कर कैसे लेते हैं। जो आपने कहा शब्द जुनून, नहीं जुनून है, लेकिन यहाँ पे आप म्यूजिक के प्रति आपका जुनून वैसा ही है, प्रोग्राम्स के तहत आपका जुनून वैसा ही है, फिर बिजनेस भी आप कर रहे हैं, इधर स्कूल्स हैं, तो इतने सारी जगहों पे आप बिखरे हुए हैं, तो आप खुद को समेटते कैसे? मुझे लगता है जब जिस वक्त जहां से कॉलिंग आती है आप उस तरफ चले जाते हैं। अच्छा। जैसे पिछले
महीने भर से हम जो बंगाल रोइंग क्लब में जश्न मौसीकी में थे, तो इस पुस्तक में जो लास्ट के फिनिशिंग टचेस मुझे देने थे इसकी छपाई के पहले, वो काम थोड़ा सा स्थगित हो गया। अब आप मेन बात ये है कि इन सब चीजों के प्रति मेरा कोई कमर्शियल एंगल नहीं है। बस वही जुनून मैं कह लूंगा। तो जब कमर्शियल साइड होता है तब आप सिर्फ उसी में रहते हैं, बाकी चीज नहीं कर सकते। अब ये काम यहाँ जश्न मौसीकी बहुत सफल रहा और अच्छे से हमने पूरा किया। बात यहाँ पे ये खत्म जश्न मौसीकी की भाई ने की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें एक जो सेगमेंट था उसमें समीर साहब थे और दैट वाज अ काइंड ऑफ टॉक शो। और सबसे मजे की बात यह है कि हमारे रोहित बियानी भाई उसमें एंकरिंग कर रहे थे। तो ये भी इनकी जात का एक पहलू मेरे सामने आया कि भाई ऑर्गेनाइजर हैं, राइटर हैं, फाइटर हैं, जो अपनी जगह पर है, लेकिन ये एंकर भी हैं। और इतने खूबसूरत अंदाज में इन्होंने उस प्रोग्राम को चलाया था कि कभी कभी मैंने देखा है कि समीर साहब भी बड़े हैरत से देख रहे हैं कि यार इतनी प्यारी प्यारी बातें ये एंकर कैसे कर रहा है। तो बीइंग एन एंकर मैं आपकी बातें निकलती चली गई जावेद भाई उस समय। आज समीर साहब को, आज हमारे सिंगर्स ने भी वही कहा जो गा रहे थे कि आपके गानों के लिए हमें कुछ ज्यादा रियाज या वो नहीं करना पड़ा, वो हमारे जहन में उतरा हुआ गाना है। हमारे उसी शो में, क्योंकि आपने देखा तो आपने देखा होगा कि बात चल रही थी किसी और गीत की और समीर साहब ने जिक्र किया दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, और हमारे एक सिंगर ने कहा कि ये गाना तो जरूर लेना ही होगा। और बिना किसी तैयारी के वो शुरू हो गए और म्यूजिशियंस ने साथ में उन और बड़े अच्छे अंदाज में और बहुत अच्छा राघव मल थे, उन्होंने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छे अंदाज में। हालांकि ये कहना चाहिए कि शौकिया प्रोग्राम था और जो हमारे मेंबर्स या प्रेजेंटर्स या परफॉर्मर्स थे तो ऐसे शौक नहीं कर रहे थे, लेकिन शौक में इतनी परफेक्शन, ये भी बड़ी कमाल की बात है। ये कोशिश तो हमेशा रही है। ये कोशिश, इससे पता चलता है कि आप लोग अपने प्रोग्राम्स वगैरह में या जो भी टास्क आप अपने सामने लेते हैं उसे किस हद तक जाकर आप पूरा करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम नॉन प्रोफेशनल्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ऑडियंस कोई इंफीरियर क्वालिटी की चीज हमसे सुने। सही सही। तो उस नजरिए से कोशिश यही रहती है कि जो भी प्रस्तुति रहे हमारी वो अव्वल दर्जे की रहे। तो बेसिकली अभी आप कई फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, तो बेसिकली जो आपका मेन फील्ड है वो अभी क्या है, बिजनेस है या कि एजुकेशन का ही है। एजुकेशन से जी। तो मतलब ये है कि फैमिली बिजनेस से परे आप टोटली एजुकेशनल फील्ड में जी, क्योंकि हमारा एक संयुक्त परिवार है। सो फैमिली बिजनेस तो जो है, जैसा मैंने बताया, मेरा छोटा भाई है उसमें, अब बेटा भी उसी में। ये भी एक मिरेकल है कि आज के दौर में संयुक्त परिवार जी, ये जब से ये न्यूक्लियर फैमिली का एक कॉन्सेप्ट आया है जी, तो बहुत कम देखा जाता है कि एक संयुक्त परिवार जो है वो कहीं पे नजर आता है जी। और मैं समझता हूँ कि ये जो परिवार होते हैं ये पावर का प्रतीक होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। तो ये इस मामले में मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा आपको कि आप एक ऐसे परिवार का हिस्सा हैं। और अब हम आखिर मंजिल की तरफ आ गए हैं, तो और कोई ऐसी बात जो हमारी ऑडियंस से आप कहना चाहिए? नहीं, कहना तो इसमें और क्या है, एक पैशन को परस्यू करना मैं समझता हूँ आजकल के दौर में बहुत जरूरी है। आज अगर, और ये पाया गया है, खास करके मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में, कोविड के वक्त कई लोगों ने अपने हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कई लोग जो, अगेन म्यूजिक की ही बात करें तो उनके घर में कहीं रखे हुए हारमोनियम बाहर आ गए कि चलो थोड़ा रियाज कर लिया जाए, थोड़ी गायकी कर ली जाए। कुछ लोगों ने ट्रैवल शुरू किया कि अब थोड़ा घूमें, हम विश्व देखें। तो सबने जिंदगी जीने का अंदाज बदल लिया। और काम अपनी जगह जितना जरूरी है, मैं समझता हूँ आपके माइंड को फ्रेश और बैलेंस रखने के लिए आपके पास उसका कोई डाइवर्जन जरूर होना चाहिए। तो हर जन को शायद वो परस्यू करना चाहिए और कहीं ना कहीं उसी से और एक कोई शख्सियत निकल आएगी। तो दोस्तों, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लेजेंड द वर्ल्ड येट टू नो, इतनी सारी बातें जो मैंने की आपसे, अगर इन बातों का आज इजहार नहीं होता तो शायद आपको पता ही नहीं होता कि आपकी मुलाकात एक लेजेंड से हो रही है। तो ये थे हमारे रोहित बियानी जी, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने
और मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम आपके ऑर्गेनाइज किए हुए प्रोग्राम के जरिए तो सैकड़ों लोग आपको जानते ही हैं, लेकिन अब इस तरह से आपको हजारों लोग जान पाएंगे। जी, एक YouTube पर मैंने रोहित बिहानी म्यूजिकल सफर बोल के एक चैनल भी चालू किया हुआ है। उसमें मैं कुछ पुराने गीतों के अलग रूपांतर करके प्रस्तुत करता हूँ, जो आपको शायद और कहीं सुनने को ना मिले। तो जिन्हें इस किस्म के गीत सुनने की इच्छा है वो नहीं, उस तो ये चैनल भी के आप थ्रू लोगों के लिए बहुत देख अच्छी सकते हैं। इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमारे रोहित जी ने बताया कि यूट्यूब पे एक चैनल मौजूद है, रोहित बिहानी म्यूजिकल सफर। म्यूजिकल सफर, रोहित बिहानी म्यूजिकल सफर। तो जो लोग संगीत से किसी भी तरह से एक लगाव रखते हैं या जिन्हें मजीद बहुत ही यूनिक या बहुत ही रेयर संगीत को सुनने का अगर शौक है, तो इनके चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, इनके वीडियोस को लाइक करें, ताकि इन्हें भी हौसला मिले कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये सही लोगों तक पहुंच रहा है। और हम आर्टिस्टों का तो यही है कि आप लोगों की तरफ से जो हमें प्यार मिलता है, जो पसराई मिलती है, वही हमारे हौसले को मजबूत करती है और हम आगे की तरफ चलते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम और अपने मेहमान रोहित बिहानी को इजाजत दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार। धन्यवाद जावेद जी, नमस्कार।